पीहू से दूसरी बात करने लगती। आखिर क्यों? पीहू का ब्याह होने के बाद भी उसके घर में उसके ब्याह की बातें चलती हैं। जानने के लिए सुनिए मिले ना मिले हम एपिसोड 10। पीहू दादी सा और संजू के नाश्ता साथ में कर रहे थे कि अचानक बाहर गाड़ी की रुकने की आवाज़ आई। इससे पहले यह सब बाहर जाकर देखते कि कौन है। बाबा सा और माँ सा के साथ अंदर ही आ गए थे। इस तरह से अचानक माँ सा बाबा सा को गांव से आया देखकर पीहू कुछ डर गई थी। वह सोच रही थी कि बाबा सा अपना काम छोड़कर कहीं भी नहीं जाते। उन्हें पता है कि यहाँ पर दादी सा और संजू ने पूरा काम संभाल रखा है। फिर अचानक इस तरह से आना कैसे हुआ? क्या ज़रूरी पड़ गई थी बाबा सा को? आते साथ ही पीहू के बाबा ने दादी सा को प्रणाम किया और माँ सा ने भी दादी सा को प्रणाम किया। इधर संजू ने भी माँ बाबा दोनों को पैर छूकर प्रणाम किया। तो बाबा सा ने पीहू की तरफ देखते हुए कहा, कैसी है मारी बिटिया? छुट्टियाँ तो अच्छी कट रही है ना? जी बाबा सा सब ठीक हैं। और फिर उन्होंने संजू के गले में हाथ डालते हुए पूछा, और हमारा छुटका कितना काम सीख गया है खेती बाड़ी का? संजू के चेहरे से पता चल रहा था कि उसे बाबा सा का छुटकू कहना कुछ पसंद नहीं आया। उसने बस एक फीकी सी हंस दी। बाबा ने फिर दादी सा की तरफ देखते हुए कहा, माँ सा छोरा काम ठीक से तो कर रहा है? बाबा ने इतना ही पूछा ही कि उनकी नज़र पास ही रखे मालपुओं और मिर्ची के पकौड़े पड़ गई। तो सारी बातें भूलकर वह मालपुआ लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, मासा ने टोकते हुए कहा, गोविंद मैं जानू हूँ कि थारे को हमारे हाथ के मालपुए बहुत पसंद है, पर सफ़र से आया है, ठीक से हाथ मुँह धो ले। तब गोविंद ने हंसते हुए कहा, ठीक है मासा धो लेता हूँ, पर उससे पहले तो अपने हाथों से हमारे मुंह में एक मालपुआ रख दे। मासा ने हंसते हुए एक मालपुआ का टुकड़ा गोविंद के मुंह में रखते हुए कहा, ले कर दी थारे मन की, अब तो जाकर हाथ मुंह धो ले और ठीक से बैठकर नाश्ता कर। पीहू की माँ सा अभी भी पीहू के पास ही बैठी हुई थी। तो दादी सा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अब मने तने भी अलग से न्योता देना पड़ेगा कि नाश्ता करने के वास्ते चल। तो वह जल्दी से उठती हुई हाथ मुँह धोने बाहर चली गई। और जब हाथ मुँह धोकर वापस आया तो देखा कि प्लेट में बहुत ज़्यादा मिर्ची के पकौड़े नहीं थे। तो उन्होंने जल्दी से प्लेट को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अब ये सारे पकौड़े हमारे पेट में ही जाएंगे। तुम दोनों बहुत खा चुके हो। और प्लेट हाथ में लेकर पकौड़े खाने लगे। तभी मासा ने पीहू को इशारा करते हुए कहा, पीहू रसोई में बहुत सारी पकौड़ियाँ और मालपुआ रखे हैं, ज़रा उठा के ले आ। प्रतापपुरा में हमारे आने के बाद थारी मासा ने तो कुछ खास बनाया ना होगा, दादी सा ने पीहू को कहा। तभी पीहू की माँ सा दादी सा के पास आकर बैठते हुए कहती है, माँ सा आपकी सौगंध खाकर कहती हूँ, रोज़ बदल बदल के खाना बनाया है मैंने। एक आप ही हो जो हमारे को आलसी समझे हो। बगल में आपके बेटे बैठे हैं, चाहो तो इनसे पूछ लो। तब गोविंद सिंह ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और खाने में ही मस्त रहे। तब दोबारा उन्होंने फिर उनका ध्यान बटाकर बोलते हुए कहा, क्यों जी अब ना सुने हो? ज़रा मासा को बताओ तो आपके वास्ते क्या क्या बनाया था मैंने प्रतापपुरा में। जब इसी बात को दोबारा संजू ने दोहराया कि बाबा साहब बताइए ना मासा सा ने क्या कहा आपसे। इस बार जब उन्होंने फिर इस बात को अनसुना किया तो पीहू की माँ सा ने जरा चिढ़ाते हुए जोर से बोला, हमारे बारे में तो दो शब्द भी कभी ना बोल सके।
तब बाबा साहब अच्छी तरह से समझ चुके थे कि पीहू की माँ गुस्से में आ चुकी है। तब उन्होंने कट्टे पर नमक छिड़कते हुए हंसकर कहा, हे भगवान, तू सही कह रही है। थारे सामने तो अच्छों की बोलती बंद हो जावे ऐसे। जब पीहू ने देखा कि बाबा साहब जानबूझकर माँ को सता रहे हैं तो उसने माँ के लिए एक प्लेट लगाई और उन्हें अपने हाथों से पकौड़ियाँ खिलाते हुए कहा, माँ साहब, आज बहुत बड़ा दिन है जो आपको दादी ईसा के हाथ के बने हुए पकौड़े और देसी घी के मालपुए खाने को मिल रहे हैं। मैं तो कहूँ सारी बातें छोड़कर पहले यह खा लो, बाकी बातें तो बाद में होती रहेगी, नहीं तो ये संजू है ना, सबके हिस्से का धीरे धीरे चटकर जाएगा। तब संजू उछलते हुए बोला कि तू हर बात में मारे को क्यों बीच में ले आती है, और आज नाश्ता हमारी दादी शाह ने बनाया है, 10 लोग भी खा जाए ना तो कभी कम नहीं पड़ेगा। थारे जैसा नहीं कि रोटियां भी गिन गिन के सेके है सबकी। और इस तरह से हंसते बोलते सब नाश्ता करने लगे। थोड़ी देर बाद जब सब नाश्ता कर चुके तो दादी साहब ने बाबा साहब से यूँ अचानक आ जाने का कारण पूछा। गोविंद सिंह ने कहा, माँ साहब, ऐसा कोई खास कारण नहीं है, बस आज बुधवार था और प्रतापपुरा का बाजार आज बंद रहे हैं, और वैसे भी आप लोगों से मिलने 15 दिन हो गए थे, बड़ी याद आ रही थी आपकी, तो इसलिए सुबह से ही मन बना लिया था कि आज आपसे मिलने आ जाओ और फिर ज़रा यहाँ के कामकाज भी पर भी नज़र मार लूँ कि कैसा चल रहा है काम। दादी साहब ने बड़ी संतुष्टि भरे सुर में गोविंद सिंह को बताया, गोविंद, काम बढ़िया चल रहा है, और अपना ये छुटकू संजू, मन में तो इतनी उम्मीद ही नहीं आती कि इतनी जल्दी और इतना अच्छा काम सीख जाएगा। बड़ा ही मन लगाकर काम कर रहा है। अनाज का हिसाब किताब, खेत से ट्रैक्टर पर माल चढ़ा के घर तक पहुंचाना, उसको कायदे से घर में रखवाना और अपने खेती वालों के साथ भी खूब पटरी मेल खा रही है संजू की। इसको देखकर तो मन में विचार आवे है कि गांव की बागडोर संजू के हाथ में ही सौंप दी जाए। वहाँ प्रतापपुर में तो तू, राम और श्याम है ही कामकाज संभालने के लिए। अरे जमीन की देख रेख होवेगी तो परख करने वाला होगा तो मिट्टी भी सोना बन जाएगा, और जो सोने को भी जमीन में फेंक दे तो धूल चढ़कर वह भी मैला हो जावे। फिर इतना बड़ा मकान है, कितनी ज़मीन है, अगर इसी तरह से सब कुछ शहर की तरह मुंह मोड़ लोगे, प्रतापपुर चले जाओगे तो आखिर कब तक यहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा। मैंने देखा कि प्रतापपुरा में जहाँ संजू का स्वभाव कुछ खिजन भरा हो गया था, यहाँ आकर उसमें एक जिम्मेदारी की झलक देखने को मिली। बड़ा ही मन लगाकर काम कर रहा है अपना छोरा। मैं तो कहूँ कि एक अच्छी सी छोरी देखकर संजू का ब्याह भी हो जाए तो हमारी चिंता दूर हो जाएगी। तब मासा की इस बात को काटते हुए गोविंद सिंह बीच में बोल पड़े, मासा, आप कैसी बात कर रही हो? अरे ब्याह तो आप पहले पीहू का करेंगे, अब उसकी पढ़ाई भी पूरी होने को आई है, पर छोरा पीहू अभी और पढ़ना चाहे है। अगर छोरी का मन लग रहा है तो पढ़ लेने दे उसे। मासा, कैसी बात कर रही हो आप? संजू, मैं तो अभी ठीक से खुद को संभालने की समझना है, उसके ब्याह की इतनी जल्दी ना है। पीहू पूरे 21 साल की हो गई है, उसके वास्ते तो अब छोरे देखना ही पड़ेगा। मासा ने फिर गोविंद से कहा, बेटा, बात सिर्फ उम्र की ना होवे, यूँ तो संजू भी 23 साल का हो चुका है,
और फिर मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं उसके मन में ब्याह की इच्छा है, पर पीहू की मन में नहीं है। वह तो सिर्फ अभी पढ़ाई के बारे में ही सोच रही है। पीहू ने मन ने बताया था कि जो पढ़ाई उसने पढ़ ली है उसके बाद भी 2 साल की पढ़ाई होवे है, तब कहीं जाकर पढ़ाई पूरी हो जावेगी छोरी की। और अगर वह नौकरी करना चाहे तो उसे अपनी इच्छा भी पूरी कर लेने दे। संजू ने तो 12वीं के बाद कोशिश ही ना की कि उसे आगे पढ़ना है। मेरे ख्याल से तो एक अच्छी सी छोरी देकर संजू का ब्याह कर दो और संजू को यहाँ अब्बा पूरा की सारी जिम्मेदारी सौंप दो। ब्याह हो जाएगा छोरे को का तो खाने पीने की भी चिंता ना रहेगी। पीहू तो वैसे भी संजू से छोटी ही है, 2 साल बाद उसका भी ब्याह कर देंगे। और वैसे भी अभी मरने ना लगे है कि पीहू ब्याह के लिए तैयार है। और तू तो अच्छी तरह से जाने है कि हम पीहू के साथ कोई भी काम जबरदस्ती ना करे तो अच्छा होगा। गोविंद सिंह कुछ देर तक सोचते रहे, फिर मासा से कहते हैं तो आप सही रही हो, संजू का ब्याह हो जाएगा तो शायद समझदारी भी हो जाएगी और फिर अभी से छोरी ढूंढना शुरू करेंगे तो सगाई शादी होते होते 1 साल तो हो ही जाएगा। इस बात पर राम और श्याम के साथ बैठकर भी जरा विचार कर ले, देखते हैं छोरे का क्या कहना है। तब मासा ने कुछ तीखी हंसी हंसते हुए गोविंद की तरफ देख तब मासा ने कुछ तीखी हंसी हंसते हुए गोविंद की तरफ देखते हुए कहा, गोविंद तू कब से किसी की बात सुनने लगा जो तू राम और श्याम के साथ बैठकर इस बात पर विचार करेगा। अरे थारे सामने कोई बोल सके है क्या? अभी तक इस घर में शुरू से वही होता आ रहा है जो तने ठीक लगे है। इतना कहती हुई मासा वहाँ से चली गई और गोविंद सिंह के चेहरे के भाव कुछ शांत हो गए थे। इतने में ही संजू वहाँ आ गया और बातों ही बातों में कुछ खेत खलियान की बातें करने लगा। गोविंद सिंह के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट के भाव झलक रहे थे। संजू बिना उनकी तरफ देखे ही अपनी बातें करता जा रहा था। तभी पीहू की माँ भी वहाँ आ जाती है। जब उन्होंने देखा कि संजू कितनी उत्सुकता से अपने काम को बताना चाह रहा है तो वह अपने पति की तरफ देखते हुए कहती है, आप क्या सोच रहे हो? जरा हमारे संजू की भी बात सुन लो। कैसे 15 दिन इस कड़कड़ाती धूप में अकेले ही सारा काम संभाल लिया है उसने। अरे कम से कम शाबाशी का तो हक बने है हमारे संजू का। तब गोविंद सिंह ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारा छोरा है, सारे काम को अच्छी तरह से ही संभालेगा ना। अच्छा अगर काम सही हो तो आपका छोरा, और जब उससे कोई गलती हो जाए तो सारा दोष हमारे ऊपर आवे कि मैंने बिगाड़ दिया। तब संजू ने कहा, बाबा साहब आप मेरे साथ ऊपर चलिए। ऊपर के कमरे में जो अनाज भरा है मैं उसका हिसाब आपको लिखवा देता हूँ। कुछ नीचे के कमरे में भी है और कुछ अभी खेत में भी पड़ी है। 10 से 12 दिन में वह सब आ जाएगा। गोविंद सिंह ने संजू के कंधे पर हाथ ठोकते हुए कहा, ना छोरा, मन हिसाब बताने की ज़रूरत ना है तुझे। मुझे थारे ऊपर पूरा विश्वास है कि तू सारा काम अच्छे से ही करेगा। जी बाबा साहब, मैं कोशिश करूँगा कि मारे से कोई भी गलती ना हो। इतना कहकर जब संजू खेत पर जाने लगा तो गोविंद उसे आवाज़ देते हुए कहा, छोरा मैं भी चलूँ खेत पर? ठीक है बाबा साहब, आप आ जाइए, तब तक मैं गाड़ी पर कपड़ा मार लेता हूँ। इसके बाद गोविंद सिंह संजू के साथ खेत पर चले गए और उनके जाने के बाद पीहू दादी सास से जानना चाह रही थी कि उनके और बाबा साहब के बीच मेरे बारे में क्या बात हुई। मेरी पढ़ाई को लेकर बाबा साहब ने
क्या कहा। जब भी पीहू के कानों में उसके ब्याह की बात पड़ती तो जैसे उसका कलेजा मुंह को आ जाता। दादी सा कुछ कहती इससे पहले ही पीहू की माँ आशा वहाँ आ जाती है। दादी सा पीहू से दूसरी बात करने लगती। आखिर क्यों? पीहू का ब्याह होने के बाद भी उसके घर में उसके ब्याह की बातें चलती हैं। जानने के लिए सुनिए मिले ना मिले हम एपिसोड 11। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।